तो जो फर्स्ट चैप्टर में बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो स्टैटिक चार्ज से जनरेट होता है। कोई एक चार्ज है, उस चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से लेकर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने डिटेल से गॉसेस लॉ और बाकी सारी बातें पढ़ी थी हमने। अब यहाँ पर हम मैग्नेटिज्म और मूविंग चार्जेस की बात करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड की बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्ज से जनरेट होता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है मूविंग चार्ज से। ये कैसे पता चला? ये पता चला था ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से। ओरस्टेड एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ये देखा कि अगर एक कोई वायर है, स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रही है और उस स्ट्रेट वायर के पास में अगर हम कोई मैग्नेटिक नीडल रख देते हैं तो जो मैग्नेटिक नीडल है, करंट फ्लो के कारण वो मैग्नेटिक नीडल एक सर्टेन डायरेक्शन में आ जाती है। वैसे जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो नॉर्थ से नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन की थी जो मैग्नेटिक नीडल थी, वो नीडल एक स्पेसिफिक इस डायरेक्शन में आ गई। अब किस डायरेक्शन में आई? ओरस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ये किया उन्होंने कि अलग अलग जगह पर इस नीडल को रखा, अलग अलग जगह पर रखा। जैसे इस जगह पर रखा तो नीडल की डायरेक्शन ये थी, इस जगह पर रखा ये थी, इस जगह पर रखा ये थी, इस जगह पर रखा ये थी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सर्कल है, उस सर्कल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में, सर्कल के टेंजेंट के डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक नीडल रहती है। अब करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड जैसे सर्कुलर यूं जनरेट होता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम इस वायर को ऐसे अपने हाथ से पकड़े, हमारे हाथ से इस वायर को पकड़े, इस तरह से पकड़े कि जो अंगूठा है वो अंगूठा करंट की डायरेक्शन में है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्शन ये होगी। ये देखो ये डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब मुड़ी हुई उंगलियों की डायरेक्शन होगी, मुड़ी हुई उंगलियों की डायरेक्शन होगी। अगर इस जगह पर लेंगे, यहाँ पर लेंगे तो ऐसे होगी, और यहाँ लेंगे तो ऐसे होगी, यहाँ लेंगे तो ऐसे होगी। मतलब जैसे आप जैसे शुरू करेंगे तो मुड़ी हुई उंगलियों से जो सर्कल बन रहा है वो उस सर्कल की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब करंट की डायरेक्शन अगर हम इन्वर्ट करते हैं, बदल दें, उल्टी कर दें करंट की डायरेक्शन, जब करंट की डायरेक्शन उल्टी कर देते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। इसमें डायरेक्शन ये थी, अब करंट की डायरेक्शन आप ऐसे कर दें, मतलब हाथ आपको दाहिना हाथ लेना है, आपने ऐसे कर दी करंट की डायरेक्शन को, ऐसे अंगूठे की दिशा में, मतलब ऐसे नीचे आएगी, डायरेक्शन ये होगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन मुड़ी हुई उंगलियों की डायरेक्शन होगी, ये मुड़ी हुई उंगलियां इस डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन। मतलब आप अपने हाथ से करके देखें, आपको पता चल जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये जो अगर नीडल यहाँ रख दी जाए तो साउथ जो सिरा है नीडल का ऐसा होगा, नॉर्थ ऐसा होगा और साउथ ऐसे होगा, इस तरह से रहेगा। अब आप इस चैप्टर में जहां पे भी बात करेंगे वहां अगर करंट जो है आपका जो प्लेन है उस प्लेन से बाहर की तरफ करंट जा रही है, मतलब करंट बाहर की तरफ जा रही है, मतलब जो मान लेंगे ये जो आपका बोर्ड का प्लेन है, इस बोर्ड के प्लेन से जो करंट बाहर निकल रही है ऐसे यूं, वायर जो है ना वो इसके अंदर से, बोर्ड के अंदर से बाहर ऐसे निकल रहा है और करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो उसको डॉट से बताएंगे, ऐसे डॉट लगा के उसको बताएंगे। और अगर वायर अंदर जा रहा है इसके अंदर तो उसको हम क्रॉस से बताएंगे, ऐसे क्रॉस से बोले एक सर्कल बना के और सर्कल के अंदर क्रॉस बनाएंगे इस तरह से। ओरस्टेड ने ये भी किया था एक्सपेरिमेंट में कि एक जो वायर है उस वायर को किसी गत्ते के अंदर से गुजारे, अगर किसी कागज से गुजारे, गत्ते के अंदर या कागज से गुजारे इस वायर से, और इसके इस जो कागज है इसके कागज पर लोहे का बुरादा रख दें, तो वो जो लोहे का बुरादा है इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इस वायर के चारों ओर, उसके कारण से ये लोहे का बुरादा छोटे छोटे सर्कल्स में, मतलब अलग अलग सर्कल्स में ऐसे अरेंज हो जाएगा, जम जाएगा।
फील्ड वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, E = 1/4πε0 एप्सिलॉन नॉट Q/r², और फोर्स जो होता है वो Q × E होता है। तो फोर्स कूलम फोर्स 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर ये जो है ना ये Q, ये सोर्स है, सोर्स चार्ज कहलाता है, और ये जो स्मॉल q है ये टेस्ट चार्ज है। मतलब ये सोर्स चार्ज है q, और इसके पास में यहाँ पर कोई स्मॉल q चार्ज रख रहे हैं तो वो टेस्ट चार्ज कहलाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो ये होगा, और इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा E = 1/4πε0 Q/r²। मैग्नेटिक फील्ड किससे जनरेट हो रहा है? देखिए हम इससे करंट से जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। करंट मतलब क्या है? चार्ज फ्लो हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज किस तरफ फ्लो हो रहे हैं? करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं। तो ये जो वायर है, इस वायर में पॉजिटिव चार्ज नीचे से यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, या जो कह सकते हैं कि बाहर से, मतलब जो बाहर से इस तरह से बाहर निकल रहे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन कोई वायर होता है, जैसे मेटलिक वायर है, तांबे का तार है, तो उस तांबे के तार में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होते, उसमें क्या होता है? करंट जिस तरफ फ्लो हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो जो हमारे जो वायरिंग होती है घरों की या कोई भी वायरिंग, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो हो रहे हैं? करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो इन चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण इन मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है मूविंग चार्जेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है? स्टैटिक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है। अब अगर किसी जगह पर एक से ज्यादा वायर है, किसी जगह पर एक से ज्यादा वायर है, कोई एक वायर है उसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, कोई वायर है उसमें ऐसे फ्लो हो रही है, कोई एक वायर है उसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, अलग अलग इस तरह से मूविंग चार्जेस है। एक ऐसा है, एक ऐसे है, एक ऐसा है, एक ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो अलग अलग है। तो किसी एक के कारण B1 मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, किसी जगह पर, इस जगह पर B1 है, किसी दूसरे के कारण B2 है, किसी तीसरे के कारण B3 है। तो टोटल इस एक कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर एक कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पर B1 इस डायरेक्शन में है, B2 इस डायरेक्शन में है, B3 इस डायरेक्शन में है, B1 B2 B3 अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगा? वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज मैग्नेटिक फील्ड्स, वेक्टर सम। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने 11th क्लास में फोर्स के लिए पढ़ा होगा कि किसी जगह पर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 F3 इस तरह से, किसी पर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, तो वो किस डायरेक्शन में मूव होगी, वो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव होगी। कोई उसको किसी कोई ये है, कोई चीज है, उस चीज को पकड़ के इस तरफ खींच रहा है, तो दूसरा इस तरफ खींच रहा है, तीसरा इस तरफ खींच रहा है, किस तरफ हो जाएगी बॉडी। तो वो उसका हमने पढ़ा था कि ये जो तीनों फोर्स है F1 F2 F3, इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट मतलब वेक्टर सम जो होगा, वो वेक्टर सम की डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करेगी। तो यहाँ पर यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पर भी लगता है, यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लगता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी लगता है। B = B1 + B2 + B3 वेक्टर सम ऑफ ऑल द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात करते हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज साइंटिस्ट ने एक फोर्स का फॉर्मूला दिया था, और उन्होंने ये बताया कि कोई एक चार्ज है Q, इफ Q इज ए चार्ज विच इज मूविंग, वो जा रहा है ना, मूव कर रहा है उसको, और उस चार्ज पर चार्ज मूव करते करते ऐसी जगह पर चला जाता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों फील्ड है। इफ ए चार्ज Q इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जा रहा है कोई चार्ज, और वहां पर जहां चार्ज जा रहा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, इसका मतलब कोई ना कोई सोर्स चार्ज यहाँ पर है,
कोई ना कोई सोर्स चार्ज यहाँ पर है, कहीं दूर पर सोर्स चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड किससे होगा कि कहीं ना कहीं करंट फ्लो हो रही है, कहीं ना कहीं किसी वायर में या वायरिंग में करंट फ्लो हो रही है, उससे मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम ये मान लेते हैं कोई चार्ज फ्लो हो रहा है, कोई एक चार्ज इस तरफ ये इधर से इस तरफ जा रहा है और यहाँ बीच में यहाँ आता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा है, भाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि कोई चार्ज है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो उस पर फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई, है ना, ये F इक्वल टू क्यू ई फोर्स लगेगा, ये क्यू ई फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, मतलब दो फोर्स काम करेंगे अब इस पर, उस चार्ज पर दो फोर्स काम करेंगे, एक होगा इलेक्ट्रिक फोर्स F ई और दूसरा होगा मैग्नेटिक फोर्स F m। अब मेरा F e और F m लिखते हैं, लेकिन E L E इलेक्ट्रिक और M G मैग्नेटिक ऐसे भी लिख सकते हैं। F टोटल फोर्स, F इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है Q E, इलेक्ट्रिक फोर्स Q E है, और मैग्नेटिक फोर्स ये लॉरेंज ने बताया था, मैग्नेटिक फोर्स होता है, ये जो फोर्स था, ये जो फोर्स है ये कूलम्ब फोर्स है, और ये है मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पर, ये लॉरेंज फोर्स कहलाता है, ये टोटल जो फोर्स है लॉरेंज फोर्स कहलाता है। Q V क्रॉस V, मतलब कि इस चार्ज Q पर जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स, वो वेलोसिटी वेक्टर V और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर V दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट हम जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट 11th क्लास में आपने पढ़ा है, दो वेक्टर है ए बी, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा A क्रॉस B, ये होता है ए बी साइन थीटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है एन के, ए बी साइन थीटा एन के, ये क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। तो यह यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ए की जगह V है और B की जगह B है, V क्रॉस B। तो इसको कैसे लिखेंगे, वी बी साइन थीटा एन के, क्यू पहले से ही है आपका वी बी साइन थीटा एन के, तो ये आपका लॉरेंज फोर्स है, लॉरेंज फोर्स क्यू एफ क्यू ई प्लस क्यू वी बी साइन थीटा एन के। अब ये जो आपका लॉरेंज फोर्स है, ये लॉरेंज फोर्स किन किन बातों पे डिपेंड करता है, एक तो क्यू पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा वी पर डिपेंड कर रहा है, तीसरा बी पर डिपेंड कर रहा है, चौथा किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे। मतलब दोनों V और B के बीच में जो डायरेक्शन है ना, V और B के बीच में जो एंगल है, V और B की डायरेक्शन पे, मान लेते हैं V ऐसे है और B ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये जो आपका थीटा एंगल है, इस पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर ये मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा है, कोई चार्ज ही नहीं जा रहा है, तो फोर्स किस पर लगेगा, चार्ज ही नहीं है भाई, तो फोर्स लगेगी। तो Q अगर नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा, Q कम है तो फोर्स कम होगा, Q ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा। मतलब ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Q। दूसरा वेलोसिटी, जितनी तेज वेलोसिटी से अगर वो चार्ज जा रहा है, मूव कर रहा है, तो फोर्स ज्यादा होगा। तीसरा है B पर मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स उस मूविंग चार्ज पर रखेगा। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है साइन थीटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है साइन थीटा। इस साइन थीटा पर डिपेंड करता है। कैसे करता है, अब इसको हम फर्स्ट में लेते हैं। अब हम सबको एक साथ लिख देते हैं कि एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये लिख देते हैं। और एन के इसकी डायरेक्शन है, इस पर अभी हम थोड़ी देर बात करेंगे एन के डायरेक्शन किस तरह होती है। ये आपका फोर्स है एफ एम। तो इससे हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, डायरेक्टली एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, एंड एफ डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन वी एंड बी। इस पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम दो कंडीशन ले सकते हैं। व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब यह है कि ये चार्ज मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है, ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में या इसके अपोजिट है। और
180 डिग्री, या तो 0 डिग्री है या 180 डिग्री है। तो अपोजिट में क्या हो जाएगी इसकी, ये v इस डायरेक्शन में है, b इस डायरेक्शन में, ये अपोजिट हो गया। तो यहाँ पर एंगल 180 डिग्री एंगल है और यहाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंगल है। तो इस तरह से अगर हम ये देखें कि इसकी डायरेक्शन को देखें, इनकी डायरेक्शन वाइज बात करें, तो जब ये स्थिति है, ये स्थिति है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री या 180 डिग्री है, तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए क्यू वी बी इंटू 0 आ गया। इसी तरह से साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, इसलिए क्यू वी बी साइन क्यू वी बी इंटू 0 इक्वल टू 0 होगा। ये पोजिशन है इसकी। और सेकंड है व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक ये जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तब क्या होगा, तब F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, साइन 90। What is the value of sin 90? The value of sin 90 is 1, then QVB into 1 equal to QVB। ये मैक्सिमम फोर्स लगेगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स होगा। कब होगा, जब वेलोसिटी वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और कब फोर्स नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स कब नहीं लगेगा, जब V and B आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। V and B आर पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा तो थीटा 0 और थीटा 180 डिग्री, देन साइन 0 साइन 180 0 होगा, इसलिए कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं कि ये एन कैप क्या है, क्या डायरेक्शन है एन कैप की। तो 11th क्लास में आपने जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है वेक्टर्स का, उस क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर है, एक ए और बी, उनकी डायरेक्शन, तीसरा उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है सी। ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच में थीटा एंगल है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट सी अगर है, सी इक्वल टू ए क्रॉस बी, इस सी की डायरेक्शन क्या होगी। इस सी की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो राइट हैंड जो रूल है उसको अप्लाई करते हैं। राइट हैंड रूल क्या है कि ए को बी की तरफ घुमाइए, ए को बी की तरफ घुमाइए, ऐसे घुमाओ बी की तरफ, ए को बी की तरफ घुमाइए, तो पेच स्क्रू जो होगा वो किस डायरेक्शन में निकलेगा। नल जो खोलते हैं ना अपन, क्या करेंगे, ए की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन ये है, ए को बी की तरफ घुमाइए, ऐसे घुमाओ आप, तो घुमाएंगे तो क्या होगा, वो जो नल है आपका टोटी है वो ऊपर की तरफ आएगी, नल खुलेगा। तो इस तरह से ए को बी की तरफ घुमाने पर जो डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन सी की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर भी वही, ये एफ इक्वल टू क्या है, क्यू वी क्रॉस बी है, क्यू वी क्रॉस बी है, वी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है एफ एम। तो इस एफ एम की डायरेक्शन क्या होगी, वी क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी, मतलब जो वेक्टर v है उसको b की तरफ घुमाइए। तो इसी को अगर फिगर को हम ये करते हैं, ये वेक्टर v है, ये वेक्टर v है और ये b है, ये पहले से ये b है, तो v को b की तरफ घुमाइए, ऐसा घुमाओ। तो वो जो घुमाने पर पेज जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, वो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पेज जाएगा वो डायरेक्शन आपकी v क्रॉस b की डायरेक्शन होगी। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि इसकी घुमा की डायरेक्शन जो है ना इसकी, जैसे मान लेते हैं कि ये वेक्टर जो v है, ये वेक्टर v है और ये वेक्टर b है, ये दोनों उंगलियां दो वेक्टर को बता रही है, वेक्टर v और ये वेक्टर b, इसको यूँ घुमाएंगे तो ये क्या होगा, तीसरा वेक्टर है, ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हुआ वेक्टर।
हम यूं भी कह सकते हैं कि इनके घुमाव की दिशा में उंगलियों को रखते हैं ऐसे, V से B का घुमाव को उंगलियों को रखते हैं, तो अंगूठा जो होगा ना वो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। ऐसे भी हम इसको बता सकते हैं। थैंक यू, आज इतना ही।